अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे और ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफा आता है। नहीं तो दो दो मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ओपनिंग या क्लोजिंग स्टोमेटा आते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स। हम स्टोमेटा को कहते हैं क्योंकि स्टोमेटा जो है इसके ऊपर एक से ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। जैसे लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की क्वालिटी है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है जो मेसोफिल सेल्स में और इंट्रासेलुलर स्पेसेस में होती हैं। इन तमाम जो फैक्टर्स हैं इसको स्टोमेटा यानी कि गार्ड सेल्स जो हैं वो सेंस करते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स जो है वो कहा जाता है। और ये तमाम सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव करके और स्टोमेटा अपना रिस्पॉन्स करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग जो है उसके लिए दो हाइपोथेसिस हैं। एक स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है जो कि मोल नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने पेश की। इसने कहा कि जो अभी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि गार्ड सेल्स जो है दे आर द ओनली सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस सेल्स हैं। और गार्ड सेल्स में दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि दे आर द ओनली सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ विच आर फोटोसेंसिस, जो फोटोसेंसिस करते हैं। और नंबर टू, इनके और इनके सराउंडिंग में जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके दरमियान में प्लाज्मोडिस्मेटा प्रेजेंट नहीं है। लिहाजा जब ये फोटोसेंसिस करते हैं तो फोटोसेंसिस के रिजल्ट में जो शुगर बनती है उसका लेवल राइज हो जाता है। जब शुगर का लेवल राइज हुआ इसका मतलब है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करके। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज करेगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स बाय एंड ऑस्मोसिस, यानी कि एपिडर्मल सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में ऑस्मोसिस से ट्रांसफर होगा, जिससे गार्ड सेल्स टर्जेड हो जाएगा और स्टोमेटा यानी कि पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब हम इसको जरा डायग्राम में देखते हैं। बेटा ये गार्ड सेल्स हैं दो पेयर, और ये सराउंडिंग सेल्स हैं एपिडर्मल सेल। एक तो इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, दूसरे एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और दूसरा इनके दरमियान में प्लाज्मोडिस्मेटा यानी कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, जो कि एपिडर्मल सेल्स में तो होते हैं लेकिन गार्ड सेल्स के दरमियान में और एपिडर्मल सेल्स में नहीं होते। जब फोटोसेंसिस होती है, लाइट पड़ती है गार्ड सेल पे लीफ के ऊपर, तो गार्ड सेल्स लाइट अब्सॉर्ब करते हैं और क्लोरोप्लास्ट फोटोसेंसिस करता है। फोटोसेंसिस के रिजल्ट में दे प्रोड्यूस द शुगर, और वो शुगर की वजह से इनका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जेड होगा और इस तरीके से ये स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया। क्लोज होना है तो नाइट टाइम में लाइट जो है वो खत्म हो जाती है, और जब लाइट टाइम खत्म हो, लाइट जो है वो खत्म हो जाती है नाइट टाइम में, तो फिर क्या होता है बेटा कि फोटोसेंसिस रुक जाती है। जब फोटोसेंसिस रुकेगी तो उसके अंदर जो शुगर थी वो सेल खुद भी यूज कर रहा है, तो लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सॉल्यूट पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो अब क्या होगा, अब गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनमें वाटर पोटेंशियल कम है, और जो शुगर प्रेजेंट थी वो इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट होगी या वो रेस्पिरेशन में यूज होगी, तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। तो वाटर क्या करेगा, दैट विल लीव द गार्ड सेल्स, वो गार्ड सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अब ये नाइट टाइम में ये बंद हो गया। कैसे बंद हुआ कि इसके अंदर से शुगर कम होगी, लिहाजा यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, और एपिडर्मल सेल्स में वाटर पोटेंशियल कम हुआ, लिहाजा वाटर जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल यानी कि गार्ड सेल से कहा चला गया, एपिडर्मल सेल्स में, जिससे ये सेल्स क्या हो गए, फ्लैशेड हो गए और स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है इनफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम जो है आयंस, के आयंस जो है बेटा, डे टाइम में क्या होता है कि पोटेशियम आयंस जो हैं दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, पंप होते हैं इनटू द गार्ड सेल्स। डे टाइम जब होता है तो पोटेशियम आयंस जो हैं दे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो मूव करते हैं इनटू द गार्ड सेल्स, और जब वो
गार्ड सेल्स में मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल इंक्रीज कर जाता है। और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है पोटेशियम यानी कि सल्यूट पर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर गया तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर विल मूव फ्रॉम सराउंडिंग सेल इनटू द गार्ड सेल्स। और जब वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में मूव करता है तो दैट इंक्रीज द क्या करेगा वाटर पोटेंशियल। और जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो गार्ड सेल क्या करेंगे स्टोमेटा, क्योंकि वो टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्या होगा कि ये पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो दो चीजें बेटा कंट्रोल करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द जो लीफ के सेल्स हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और दूसरा लाइट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है इंटरसेलुलर स्पेसेस में तो उसको गार्ड सेल सेंस करते हैं और स्टोमेटा जो है पोटेशियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू कर देते हैं और इस तरीके से उसको मूव कर देते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। जब क्लोज होना होता है तो फिर क्या होता है कि पोटेशियम आयन जो है वो पैसिवली दे मूव आउट ऑफ द, ये जो रेड कलर है ये पोटेशियम आयंस है, तो दे मूव फ्रॉम द गार्ड सेल्स इनटू द एपिडर्मल सेल्स। आप पीछे देखें ये अब पोटेशियम आयन अंदर से आता है तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ गए हैं। अब इस डायग्राम में आप देखें पोटेशियम आयन जो है वो पैसिव, क्योंकि अंदर उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा थी बाहर कम थी, तो दे मूव पैसिवली फ्रॉम गार्ड सेल इनटू द एपिडर्मल सेल सराउंडिंग सेल में। तो क्योंकि जब यहां से पोटेशियम आयन मूव कर गया तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो गया और सराउंडिंग सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर विल मूव फ्रॉम गार्ड सेल इनटू द एपिडर्मल सेल्स। तो गार्ड सेल क्या हो गया फ्लैशेड हो गया। जब गार्ड सेल फ्लैशेड हो गया तो फिर क्या होगा जी स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन में ब्लू लाइट जो है, जैसे अभी हमने कहा कि लाइट कैसे इफेक्ट करती है, तो लाइट बेटा एसिडिफाई करती है एनवायरनमेंट ऑफ द गार्ड सेल्स व्हिच फेवर द इनफ्लक्स, यानी कि इनफ्लक्स का मतलब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द गार्ड सेल्स। आप देखिए ये एच आयंस है, ठीक है, एसिडिफाई एच आयन जो है वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एसिडिफाई होगी इसकी ब्लू लाइट की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो, तो उस सूरत में क्या होगा कि एटीपेज प्रोटॉन पंपिंग जो स्टिमुलेट हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में ब्लू लाइट स्टिमुलेट एच एटीपेज प्रोटॉन पंप्स providing the membrane potential needed for guard cells to impart potassium ion and sugar, जिसके रिजल्ट में क्योंकि फिर पोटेशियम आयन इनसाइड मूव कर जाते हैं और पोटेशियम जब आयन मूव करेंगे तो फिर वाटर विल मूव इनटू द गार्ड सेल्स। क्यों वाटर मूव करता है बेटा? क्योंकि पोटेशियम आयन के इनसाइड मूव करने से और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा और प्रोटॉन जो है वो पंप होके बाहर आ रहा है। ये देखिए ये एच आयन जो है ये सराउंडिंग में जा रहा है और उसके बदले में पोटेशियम आयन इनसाइड आ रहा है, तो वाटर भी फिर उसको फॉलो करेगा, किसको? पोटेशियम आयन को, जिससे टर्जिड जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से के आयन जो है उसकी अब जब क्लोज होना होता है तो फिर क्या होता है नाइट टाइम में, नाइट कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पोटेशियम आयन अंदर थे वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, पैसिवली दे मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स एंड देन वाटर जो है वो फॉलो करता है पोटेशियम आयन को और सेल गार्ड सेल जो है वो फ्लैशेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक है, अमूमन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिक सल्यूट जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है फ्लोएम टिश्यूज के अंदर। ऑर्गेनिक सल्यूट का मतलब है फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। फ्लोएम कहाँ होते हैं? फ्लोएम वास्कुलर कैम्बियम से आउटसाइड होते हैं और जो इनर बार्क होती है यानी कि बाहर जो आउटर बार्क है वो कॉर्क है और जो इनर बार्क है वो फ्लोएम टिश्यूज बनाते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये आउटर बार्क है जो डेड फ्लोएम है और जो कॉर्क सेल्स होते हैं
और जो उसके इनर साइड के ऊपर बार्क है, जो कि इनर बार्क कहलाती है, वो फ्लोएम बनाते हैं। उसके अंदर जो है वो जाइलम, जो कि वुड बना रहे हैं, वो है। और यहाँ पे इस जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में वास्कुलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से अब दोनों में जाइलम टिश्यूज में जो मूवमेंट होती है वो यूनिट डायरेक्शन होती है, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट होती है, कभी रिवर्स नहीं होती। जबकि फ्लोएम के अंदर ये मूवमेंट जो है अप से डाउन और डाउन से अप भी हो सकती है। ये सोर्स टू सिंक या सिंक टू सोर्स जो है वो मूव करनी होती है, और ये प्लांट की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर होता है। प्लांट के अंदर जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, अगर उनकी हम कंपोजिशन देखें तो उनमें सीव एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस या पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं इसके साथ। यानी कि अगर आप ये देखें तो इसमें इनर साइड के ऊपर ये सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है, जिनको हम सीव वेसल्स कहते हैं। और ये जो सीव वेसल्स हैं, इनमें से जो एक सेल है उसको हम सीव एलिमेंट या सीव एलिमेंट मेंबर्स कहते हैं। यहां से लेके यहां तक जो सेल है ये सीव ट्यूब मेंबर या सीव एलिमेंट सेल कहलाता है। इसके साथ ये कंपेनियन सेल है, क्योंकि जो भी चीज सीव ट्यूब में आनी है, इंटर होनी है या उसमें से बाहर निकलनी है, वो कहां से, दैट मस्ट क्रॉस द कंपेनियन सेल, उसके साथ जाएगी, प्लाज्मोडेस्माटा से उसके अंदर ट्रांसफर होगी। उसके साथ यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और पेरेनकाइमेट सेल्स होते हैं जो उसमें सपोर्टिंग रोल जो है वो इसका प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेराइड सेल्स भी होते हैं, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स भी होते हैं, ये सामने होते हैं, कुछ में ये प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है जहां से ट्रांसपोर्ट होनी है वो है सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब मेंबर क्या है कि उसका हर सेल, उसको हम सीव ट्यूब मेंबर कहते हैं, और उसी को सीव एलिमेंट का नाम भी देते हैं। अब इसका नाम सीव क्यों रखा गया? बेटा इसका नाम इसलिए सीव रखा गया कि इनके एंड के ऊपर आप देखें ये सीव प्लेट्स प्रेजेंट है। जैसे जो आटा छानने वाली या कोई भी छलनी जो है वो होती है, सीव होती है, उसमें सराफ होते हैं, ठीक है, जैसे चाय वाली पोनी होती है जिसमें चाय जो है भूनते हैं, तो वो सीव है। तो इसलिए ये सीव प्लेट की वजह से इनको हम सीव ट्यूब कहते हैं, और हर मेंबर को क्या कहा, सीव ट्यूब मेंबर का नाम दिया। अब बेटा इसमें जब हम देखते हैं फर्दर उसमें के सीव जो है, यहां पे ये गलती से उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो सीव ट्यूब के अंदर क्या क्या चीजें हैं बेटा? सीव ट्यूब मेंबर्स ज्वाइन करके सीव ट्यूब बनाते हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। Each सीव ट्यूब जो है that is connected or associated with one or more companion cells उनके साथ होते हैं। और पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो सीव ट्यूब के अंदर जानी है या उससे बाहर निकलनी है वो कैसे कम्युनिकेट करेगी, थ्रू कंपेनियन सेल करेगी, और कंपेनियन सेल जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और कैसे जाएगी, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, कैसे जाएगी, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और कंपेनियन सेल्स क्योंकि लिविंग सेल्स हैं तो लिहाजा ये एटीपी भी सप्लाई करते हैं, और ये सीव ट्यूब को प्रोटीन्स जो हैं वो भी सप्लाई करते हैं। अब पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पैटर्न क्या है कि ये सोर्स से सिंक की तरफ, यानी कि सोर्स वो जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है या स्टोरेज प्लेस को हम सोर्स कहते हैं, और जहां पे ये फालतू फूड जो एक्सेसिव फूड जो है वो स्टोर हो रही है वो सिंक कहलाता है। तो एक दफा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया है। फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस हम अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों सूरतों में हो सकती है। ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये कहां से कहां होगी, फ्रॉम द एरिया ऑफ सप्लाई जिसको हम सोर्स कह रहे हैं, फ्रॉम द एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज जिसको हम सिंक का नाम देते हैं। सिंक और सोर्स, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। सोर्स क्या है, मैच्योर लीव्स या स्टोरेज ऑर्गन है। तो इसका मतलब है कि एक साल में जो स्टोरेज ऑर्गन है दैट मे बिकम द सिंक इन नेक्स्ट सीजन। जो है स्टोरेज फोटोसिंथेसिस जो है एक्सेस इट्स ऑन नीड्स, यानी कि जो फोटोसिंथेस सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, यहाँ पे
फूड बन रही है वो फूड वहां से एक्सेसिव फूड जो है वो दूसरे ऑर्गन्स में चली जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्टोरेज ऑर्गन इन बाइनियल प्लांट्स रूट ऑफ बीट इज ए सिंक इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन, क्योंकि वहां पे फूड आके स्टोर हो रही है और वो स्टोरेज ऑर्गन के। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब ग्रोइंग सीजन होगा, लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो प्लांट कहां से फूड हासिल करेगा? वो प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए, न्यू शूट बनाने के लिए, न्यू लीफ बनाने के लिए जो फूड है वो स्टोरेज ऑर्गन से हासिल करेगा। लिहाजा वो जो स्टोरेज ऑर्गन है दैट बिकम्स जो है वो सोर्स इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, यानी कि एक सीजन में जहां पर उसमें स्टोर हो रही थी तो वो सिंक था, और जब उसमें से यूटिलाइज हो रही है और दूसरे पार्ट्स के लिए अवेलेबल है तो उस सूरत में वो क्या बन गया? सोर्स बन गया है। तो सिंक आर एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। एग्जाम्पल्स क्या हैं? रूट्स हो सकती हैं, ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम, डेवलपिंग फ्रूट, इमेच्योर लीव्स और इवन ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये तमाम के तमाम जो है वो सिंक एरिया हो सकते हैं या स्टोरेज हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें कैसे पता चला कि जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द फ्लोएम? उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया एफर्ट इंसेक्ट की मदद से। एफर्ट जो है ये फ्लोएम फीडर है, लिहाजा इसको अटैक करवाया गया प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर। तो जब ये जिसने उसके ऊपर अटैक किया, अपना स्काइलेट जो है वो पंच करके लीफ की मिडरिब के अंदर, और ये स्काइलेट जो है जब अपनी टारगेट एरिया जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट था उस जगह पे पहुंच गया तो इसको अनकॉन्शियस कर दिया गया। और फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो इसका पोस्टीरियर एंड यानी कि जो एनस थी वहां से हनी ड्यू यानी कि सैप ड्रॉपलेट जो है वो उसमें से निकला। अब इस सैप ड्रॉपलेट जो है इसको हनी ड्यू का नाम दिया। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया हुआ है। ये जो हनी ड्यू है इसकी जो कंपोजिशन ऑब्जर्व की गई तो इसमें 10 to 25% ड्राई मैटर था, जिसमें 90% जो है वो सिक्रोज था और 1% नाइट्रोजन थी। ये एमसीक्यूज बोर्ड में आया हुआ है कि इसमें कितनी नाइट्रोजन, हनी ड्यू में कितनी नाइट्रोजन होती है, तो वो कितने परसेंट है? 1%। तो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी इस टॉपिक की। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज।